बच्चों, आप लोग स्वस्थ हो गए और पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे घर पे खाते पीते। कल के लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। कल को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड बात सिखा रहे थे, कैलकुलस सिखा रहे थे बच्चों। एपीजीपी का छोटा छोटा सवाल बता रहे थे। सवालों का दौर रहेगा, रिवाइज करते रहना है बच्चों मेरे को। मैं डिफिनिट इंटीग्रेशन बताया। इंटीग्रेशन दो तरह का, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का 5 फार्मूला मैं मात्र सिखाया था। मैं बोला डिफरेंशिएशन का फार्मूला आएगा तो इंटीग्रेशन के फार्मूला को एस्टैब्लिश करा जा सकता है आसानी से। 2-4 छोटा सवाल डिफिनिट इंटीग्रेशन पर करते हुए आगे बढ़ते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और तब फिर है ना, ग्राफ और कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा लिखाते हुए, है ना। कोऑर्डिनेट्स और ग्राफ, लॉगरिथम का भी 2-4 इक्वेशन लिखा देंगे बस। मैथमेटिकल टूल्स को थोड़ा रेस्ट देंगे, तब हम लोग नया चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर बोला जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिक्स में बच्चों। तो इवैल्यूएट फोर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx 0 से 5 तक कुछ कर दी। अब दूसरा इसी में दे दे sin 2 थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक, 0 से 180 डिग्री पाई रेडियन तक। इंटीग्रेशन कल को मैं बता रहा था थोड़ा थोड़ा, है ना। छोटा भी लिख लिया जाए, है ना। y बराबर जैसे T4 5T4 प्लस 2T 2 से लेके 4 के बीच में, इतना इवेलुएट करना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। अभी जस्ट पहला पार्ट्स को देखो। मैं बोल रहा था कल के लेक्चर में क्या चीज़, जिस तरह डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी हम लोग बाई तोड़ तोड़ के अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। मेरा बच्चा ध्यान देना है। पहला प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx 0 से 5 तक। या तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिखा जाए, इस टर्म का इस टर्म का इस टर्म का, और नहीं तो 0 से 5 4x क्यूब dx 0 से 5 इंटीग्रेशन 0 to 5 3x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 to 5 2x dx। इस तरह का स्टेप जय टर्म रहेगा, इस तरह से लिखा जाएगा। 4 बाहर आएगा, x क्यूब dx का इंटीग्रेशन। मेरा बच्चा इंटीग्रेशन का बेसिक बात सिखाए कि पावर 1 से क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। और उसी पावर से हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर ला दिए, x क्यूब dx का इंटीग्रेशन x 4/4 0 से 5 तक। 3 बाहर ले ले, और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 0 to 5। और फिर बच्चों यहाँ 2 बाहर आएगा, x स्क्वायर dx x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 to 5।
कांस्टेंट को बाहर ले लेना है और पावर वाले में इंटीग्रेशन करने से पावर 1 से बढ़ेगा और उसी पावर से बढ़े हुए पावर से डिवाइड करना है, बाद वाले पावर से डिवाइड करना है ना। कल को फार्मूला ये सब देखा है, डिफ्रेंशिएशन के आधार पर इंटीग्रेशन का फार्मूला से। डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है और फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते रहेंगे डिफरेंट जगह पर। तो वही चीज़ है, 4 से 4 कट जाएगा ये, और x टू द पावर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह 5 का पावर 4 माइनस 0, 3 से 3 कट गया और 5 का पावर 3 x क्यूब और माइनस 0 का पावर क्यूब तो 0। फिर उसी तरह 2 से 2 कट गया बच्चों, x स्क्वायर तो 5 स्क्वायर अब माइनस 0, 0 स्क्वायर तो 0, तो 5 का पावर 4 कितना होगा मेरा बच्चा, है ना, 625 करके देखेंगे। 5 5 जा 25, 25 जा 5 करेंगे तो 125 और 125 जा 5 5 5 4 बार गुना करना है 5, तो 625 हो जाएगा। अब माइनस 0 तो हो गया, अब प्लस क्या 5 का पावर क्यूब 125 और 25 जोड़ दो बच्चों, वो करना है, वो तो आपको आना चाहिए, है ना। 775 आंसर हो जाएगा, जो आएगा जोड़ के अपना कर लें। तो इस तरह का छोटा सवाल सर, है ना। अगर इसी में इक्वेशन दिया रहता y बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और कहता क्या चीज़, इस कर्व का एरिया बताइए जब x का वैल्यू 0 से 5 तक चेंज होता है। तो यही प्रोसेस होता है, एरिया बोले तो इंटीग्रेशन, है ना। y(x) ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू x के टर्म में दिया रहेगा, y इज़ द फंक्शन ऑफ x होगा, तो हम लोग y dx को इंटीग्रेट कर देंगे जहाँ तक x का लिमिट दिया रहेगा, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। आ रहे हैं ग्राफ दिखाते हैं थोड़ा सा इसका, और तब बात करते हैं। दूसरा सवाल पर ले चलते हैं बच्चों, देख लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सबको आइडिया है। x4 dx का इंटीग्रेशन x5/5 होता है, x3 dx का इंटीग्रेशन x4/4 लिखा जाए, इस तरह से बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। ये पहला हम आज स्टार्ट किए सवाल छोटा सा। दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ यहाँ, देखो कि ध्यान दोगे सब बच्चा, साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से पाई तक, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा सिखाएगा, साइन ax का डिफ्रेंशिएशन माइनस a कॉस ax सिखाया गया। तो वही चीज़ यहाँ भी आएगा उसी फार्मूला से, साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 0 से पाई तक, माइनस 1/2 बाहर ले लें और कॉस 2 थीटा 0 से पाई, इस तरह से तोड़ के बोल रहे हैं मेरा बच्चा, बोलो माइनस 1/2 और कॉस 2 थीटा, थीटा के जगह पाई तो कॉस 2 पाई, और माइनस कॉस 0 डिग्री, माइनस 1/2 और कॉस 2 पाई 1 ही होगा, कॉस 0 1 और कॉस 2 पाई बराबर भी 1, और कॉस 0 1 तो 1 माइनस 1 0 हो गया बच्चा। तो ये रिज़ल्ट क्या आया, साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक क्या रिज़ल्ट आया, तो 0 रिज़ल्ट आ गया। 1 माइनस 1 संजोग जो भी आया वैल्यू, है ना, थीटा का वैल्यू पाई 0 से पाई तक रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, है ना, तो इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। और थर्ड फार्मूला इसी तरह से फिर हम लोग कर दे सकते हैं, है ना। थर्ड का सॉल्यूशन दे दे यहीं पर मेरा बच्चा, इसको तोड़ के लिखा जाएगा 5t4 dt, सॉरी यहाँ dt छूटा हुआ है सवालों में, है ना,
dt से मल्टीप्लाइड हो गया, फिर 2t dt, इसका भी 2 से 4 तक तोड़ दिए उसी तरह से पहले। क्या होगा बताओ, 5 बाहर, t4 dt का इंटीग्रेशन t5/5, ध्यान देना है 2 से कहाँ तक, 4 तक, जो दिया रहे लोअर लिमिट पर 2, और t dt का इंटीग्रेशन t²/2, 2 से 4 तक कर दिए सॉल्व इसको। 5 से 5 कैंसिल हो गया, t की जगह 4 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5, अब प्लस क्या, फिर 2 से 2 कट गया और t का वैल्यू 4 और 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, तो t² तो 4² माइनस 2²। अब इसको सॉल्व कर लें, जो आएगा वैल्यू वो आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो इस तरह का इंटीग्रेशन का बार बार हम लोग यूज करना चाह रहे हैं। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का केस था, इसमें और भी है ना ऐसा सवाल जिसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो दिखाते हैं हम आपको, लेकिन हम ले चल रहे हैं आप इंटीग्रेशन के अगला है ना टाइप्स पर, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे क्या करते हैं, मैं कल को जाते जाते बता रहा था कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना आता रहता है, सी बोलते हैं। तो जितना फार्मूला मैं शुरुआत में 5 फार्मूला बताया था, और उस 5 फार्मूला में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगा देंगे RHS में रिज़ल्ट में, तो वही हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। और सी का वैल्यू निकालना होगा, कोई कंडीशन दिया रहेगा है ना, और उस कंडीशन को पुट करके हम लोग अननोन क्वांटिटी जो है सी है, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से जानेंगे, उसको सी को इवेल्युएट कर सकते हैं, तब हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं बढ़िया से। तो पहले हम कल की बात को रिवाइज कर लिए थोड़ा सा, इंटीग्रेशन की बात को। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, पांच फार्मूला, xn dx x टू द पावर n+1 बाई n+1 अब प्लस सी, ये सभी जगह लागू होगा एक्सेप्ट n बराबर -1। दूसरा फार्मूला था dx/x, इंटीग्रेशन क्या देगा भाई, तो log x और प्लस सी। थर्ड में sin ax dx का इंटीग्रेशन, इसमें कोई लिमिट नहीं लगेगा, लिमिट लग जाता तो क्या होता डिफिनिट इंटीग्रेशन। उस डिफिनिट वाले में सी का कोई है ना कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा, सी लिखा ही नहीं जाएगा। अगर लिखने को लिखते तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में से सी दोनों टर्म क्या हो जाता, कैंसिल आउट है। मतलब सी नहीं जोड़ना है, सी जोड़ना है सिर्फ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और उस सी का वैल्यू ही इवेल्युएट करना हम लोग कर अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके से निकालेंगे दिए हुए कंडीशन के मुताबिक। तो sin ax dx का इंटीग्रेशन माइनस cos ax/a प्लस सी। फोर्थ फार्मूला cos ax dx का इंटीग्रेशन बच्चों sin ax/a प्लस सी। और फिफ्थ फार्मूला इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx e टू द पावर ax/a प्लस सी। सारे फार्मूलाओं में सी एक एक्स्ट्रा टर्म आया। हेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। अगर इंटीग्रेशन के क्रम में इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में कोई चीज़ हो सकता है क्या छूट, मतलब कुछ है ना वैल्यू छूट रहा हो तो उसको हमको कुछ ऐड करना पड़ जाएगा, या कुछ एक्सेस आ रहा है इंटीग्रेशन प्रोसेस में तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। और जहाँ पर न छूटने और न बढ़ने और न छूटने घटने की बात है तो वहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो वो कंडीशन के मुताबिक सवालों में जिस तरह आएगा उस तरह हम लोग इवैल्यूएट करेंगे मेरा बच्चा। लेकिन
यह एक कंसेप्ट हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। हम लोग ज़्यादा डेफिनिट का यूज करेंगे, लेकिन इसका भी यूज करते रहेंगे, सी का वैल्यू निकालते रहेंगे, है ना, कि कैसे क्या कंडीशन है। तो इंटीग्रेशन अब जो हम लोग बोल लेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होगा एरिया। सब फटाफट थोड़ा भागने का, आगे बढ़ने का, समझते हुए आगे चलना है ज़्यादा इसलिए। अब पहले इसको लिख लो सब लड़का और हम इसको मिटा ले, तभी इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है बच्चों। तो एरिया ऑफ द कर्व बोलेंगे, एरिया ऑफ द कर्व निकालना सिखाएंगे। तो इस इंटीग्रेशन सब का यूज़ क्या है, कोई वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है, वेरियाइंग फिजिकल क्वांटिटी है, जो पोजीशन के साथ, टाइम के साथ, कोई एंगल का फंक्शन होगा तो एंगल के साथ चेंज होता है, तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो पहले लिमिट तक हम लोग, सर्टेन लिमिट तक क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसका टोटल, है ना, वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम लोग टाइम इंटरवल, चाहे डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन में रहेगा तो पोजीशन से कितना पोजीशन में चेंज हुआ उससे डिवाइड कर दे तो एवरेज वैल्यू निकल जाए। सवालों में ही समझना पड़ेगा, भाषा को भी हम लोग सवाल के तहत ही ला देंगे हम लोग। तो थोड़ा सा एवरेज वैल्यू निकालने में काम देगा वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, जो टाइम का फंक्शन होगा या पोजीशन का फंक्शन होगा, उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से निकालेंगे। एरिया ऑफ द कर्व कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन का क्या कैसा यूज होगा, एक तरह से फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एरिया, और उसी से एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इफ y बराबर फंक्शन ऑफ x, देन इंटीग्रेशन y dx बराबर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x dx फ्रॉम x1 to x2 gives the area of curve या ग्राफ गिवन बाय y बराबर क्या चीज़, y इज द y बराबर फंक्शन ऑफ, गिव द एरिया ऑफ कर्व when x varies from x1 to x2। एक छोटा सा पॉइंट बोल, एरिया देगा ऑफ कर्व व्हेन x varies from x1 to x2, फंक्शन ऑफ x। एक छोटा सा बात कर ले, इफ y बराबर क्या चीज़, एक्स स्क्वायर। अभी देखो ग्राफ, छोटा सा ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है इसका, है ना, आप और फाइंड दी प्रॉब्लम कर दे। इफ y बराबर एक्स स्क्वायर, फाइंड दी एरिया ऑफ कर्व बिटवीन x बराबर 0 टू x बराबर 4। अब इसको देखना है 0 से 4 तक बात करना, सिंपल बात होगी, लेकिन पहले हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर लें। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर। ग्राफ लोअर क्लासेस में भी देखे हैं, छोटा सा ग्राफ ही, सभी इस तरह का ग्राफ। हम लोग क्या ले लें, x और y, और y बराबर है कितना, एक्स स्क्वायर, बेसिक बात कर लें, है ना। अभी आते हैं कोऑर्डिनेट्स में, तो ये सब दिखाना है, ये पैराबोलिक पाथ का ही, इसका ग्राफ पैराबोलिक पाथ होगा, x प्लस हो या माइनस हो, इसका वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना। तो इस तरह का ग्राफ देखते हैं, पहले इसको हम लोग कर लें। x का वैल्यू क्या ले, 0, तो y बराबर क्या चीज़, 0, इस वैल्यू से 1 ले लेंगे तो बच्चों क्या होगा, 1, 2 ले लिए तो कितना हो जाएगा, 4, 3 ले लिए तो 9, अब 4 ले लिए तो कितना, 16। अब और भी पॉइंट बनाया जा सकता है, 5, 25, इस तरह से लेंगे।
और ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट करना है। लेकिन यहाँ तो हम इसी तरह से रफ स्केच बनाएंगे बच्चों। यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। कहाँ से 0 0, तो कौन पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट्स में अभी जस्ट इतना बेसिक चीज़ आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में पहले ही पढ़ाया, कोऑर्डिनेट्स ही सबसे पहले, कैलकुलस पहले पढ़ा रहा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स इसके जस्ट बाद आएगा। उस सब में हम फिर से थोड़ा सा बेसिक बात सब सिखाते हैं कोऑर्डिनेट्स का। यह देख लो बच्चों, 0 0 वाला पॉइंट मिल गया। अब क्या है 1 1, अभी यह 1 EV1 मान लो y वाला में 16 तक जाना है, तो 1 थोड़ा नीचे ही ले ले, वो तो अपना मानने के ऊपर है। तो यह पॉइंट मिल गया 1 1 वाला। फिर क्या है x बराबर 2, ध्यान देना सब बच्चा गौर से, 2, तो यह 4 हो गया। यह 1 2 3 4 बॉक्स बना रहता है। ये तुम्हारा पॉइंट जो हो गया वह क्या हो गया, यह कोऑर्डिनेट्स इसका क्या होगा 2 और 4, इसका कोऑर्डिनेट्स 1 1, इस पॉइंट का बिंदी का कोऑर्डिनेट्स 0 0, तो ओरिजिन हो गया हुआ। और फिर 3 ले लो बाबू, x बराबर 3 तो y बराबर 9, यह तुम्हारा 4 था, तो 4 इतना ही 8 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा पॉइंट आएगा जो 9 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यह पॉइंट हमको इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चों, है ना, 3 और 9, x 3 और y 9। हमारे हिसाब से 9th 10th में भी इस तरह का चीज़ आप करके आए हो। और 3 और यह 4 होगा तो 16, यह 8 था बच्चों, यह 9 था, 8 का जस्ट डबल ऊपर हो जाएगा, इतना ही ऊपर इनका ग्राफ यहाँ हो जाएगा। यह कोऑर्डिनेट्स हो गया 4 और 16। या इसको मिलाओ, कंटिन्यूअस लाइन खींच दे कर्व, ये ग्राफ हो गया मेरा बच्चा y बराबर क्या चीज़ का, x स्क्वायर का। अभी देखो y का पावर 1 है और x का पावर 2 है। कुछ चीज़ तो भैया बिना मैथमेटिक्स फिजिक्स के याद रखना, थोड़ा सा टेक्निक, जिसका पावर कम होगा ग्राफ उधर ही बेंड करेगा। ये क्या बोल गए सर, फिर मैं बोला ग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, जिधर का पावर कम y का पावर कम होगा तो ग्राफ y की ओर मुड़ जाएगा, है ना। x का पावर कम होगा और y का पावर ज़्यादा होगा तो x की तरफ बेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, y वैरीज x स्क्वायर, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो किधर की ओर बेंड किया, वो तो खींच कर हम लोग ड्रॉ करके दिखाएं, लेकिन एक टेक्निक के तहत याद रखने का चीज़ है वो। अब ये तो ग्राफ प्लॉट कर लिए, किसी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे तो dy/dx रखेंगे। उस केस में जो x का वैल्यू है यह है, वो पुट करेंगे तो निकल जाएगा dy। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कर्व। हम कहेंगे क्या, किसी पॉइंट पर इस तरह से दिखाया जाता है, मान लो यह कोऑर्डिनेट है xy, इस पॉइंट का ये dx चेंज हुआ, लगभग y में कोई चेंज नहीं है, तो इस छोटे से सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो y इंटू डी एक्स। टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व। क्या है, y इंटू डी एक्स लिखते थे छोटा एरिया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। तो x1 से x2 वो लिखा हुआ है ऊपर में, लेकिन यहाँ पर 0 से कहाँ तक, 4 तक, 0 से 4 तक। और y का जो फंक्शन है, जो वैल्यू है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर सेवरल टर्म होगा तो सेवरल टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन होगा तो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन होगा। इन तरह की, इस तरह की बातों को ध्यान देना है थोड़ा सा। तो क्या कर दोगे, चलो अब तो कर ही लोगे सब बच्चा। y की जगह x स्क्वायर dx लिखेंगे, 0 से कहाँ तक, 4 तक, x³/3 होगा, इंटीग्रेशन आ रहा है सबको, और 0 से कहाँ तक, 4 तक। क्या लिखोगे, 4 का पावर 3/3 माइनस x की जगह 0, तो 0 हो गया पूरा, तो कितना बचेगा, 64/3 आंसर हो जाएगा।
अब जिस तरह का जो क्वांटिटी एक्स और वाई कौन सा क्वांटिटी है, उसका एरिया कौन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वो तो आगे के चैप्टरों में मिलेगा। अभी एरिया ऑफ द कर्व की बात सिखाएं, छोटा सा सवाल लेके बढ़ा हूँ मैं, तो इस तरह का सवाल देखना है। तो इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, हम थोड़ा सा एवरेज वैल्यू की बात भी कर लें कि कोई वेरिएबल क्वांटिटी है तो उसका एवरेज वैल्यू पोजीशन के साथ टाइम के साथ कैसे निकाला जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन कंटिन्यूसली वेरियाइंग फंक्शन होगा, है ना। तो देखो भाई पहले इसको समझने का है। इंटीग्रेशन बोले एरिया, डिफरेंशिएशन बोले स्लोप, याद रखना ये सब ग्राफ के संदर्भ में। वेरिएबल क्वांटिटी की बात करने जा रहे हैं, एवरेज ऑफ ए वेरियाइंग क्वांटिटी लिखा हुआ है। अगर कोई क्वांटिटी है वाई कोई क्वांटिटी, मतलब अपन लोग फिजिक्स पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, और वह फिजिकल क्वांटिटी किसके हिसाब से बदलता है, तो एक्स के। अब तो कैसे, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वाई बराबर क्या चीज़, फंक्शन एक्स होगा अगर, अब देन द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई इन द रेंज ऑफ एक्स बराबर x1 टू x बराबर x2। एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज करेगा, x1 से x2 तक, तब y का एवरेज वैल्यू बताना है। तो निकालने का तरीका क्या है, फंक्शन x dx का इंटीग्रेशन करेंगे x1 से x2 तक, और x2 माइनस x1 तक, x2 माइनस x1 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है ना, तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो उसकी बात करेंगे इंटीग्रेशन वी डी टी। तो हम लोग पढ़ के आए हो 9th के स्टैंडर्ड में, और अभी काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे, है ना, कि वी टी ग्राफ का एरिया देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम इंटरवल से उसको डिवाइड कर दें तो हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन वी डी टी करके उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा, एवरेज पावर निकलेगा, है ना, एवरेज पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताएंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे, सब जगह एक ही तरह का कॉन्सेप्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन लिमिट के तहत निकाल लेंगे, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा तो टाइम का वैल्यू, है ना, t2 माइनस t1, अब उस तरह से बात करते चले जाएंगे। तो एक छोटा मोटा सवाल सबसे हम लोग इसको समझ सकते हैं आसानी से। यह एक तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या चीज़ होगा, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी, एरिया ऑफ द कर्व, दूसरा एवरेज वैल्यू ऑफ, है ना, वेरियाइंग क्वांटिटी को हम लोग का एवरेज वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन प्रोसेस से, है ना। तो देखो भाई कैसे हम लोग एक छोटा मोटा सवाल ही एक तरह से हम बताने जा रहे हैं, किससे, फिजिक्स में जो आगे मिलेगा। सो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ एक सिंपल तरीके से। थोड़ी सी जानकारी है कि पावर बराबर dw बाई dt, dw बराबर pdt कह रहे हैं, ये दिया। तो हम लोग एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, तो एवरेज पावर P average is given as total work done by total time, है ना, टाइम टेकन, टोटल वर्क डन बाय टाइम टेकन, एवरेज पावर बिटवीन t बराबर t1 टू t बराबर t2, 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, तो 2 से 5, t बराबर t1 से लेके t बराबर t2 वाला, टोटल WD बराबर मतलब वर्क डन बोले, टाइम टेकन। तो पावर टोटल वर्क डन निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेशन PDT, ये आगे का सवाल होगा, t1 से t2 तक कर देंगे बिटवीन टाइम इंटरवल। तो एवरेज पावर कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर PDT t1 से t2 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल।
तो इस तरह का सवाल जब मिलेगा तब और कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा आपको। मैं पहले चैप्टर सब में डायमेंशन सब में कुछ बताया कि गैस लॉ में P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, ये सब है ना। और एक फार्मूला आपको मिलेगा, वर्क डन फॉर dV चेंज इन वॉल्यूम, कैलकुलस की भाषा का इस्तेमाल करना, चेंज इन वॉल्यूम एट प्रेशर P is given as dW बराबर ड्यूरिंग चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 to V2, कैलकुलेट। फिर ये हम पिछला कंसेप्ट पर जा रहे हैं, एरिया वाली बात को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा ये हम आपको लिख दिए हैं कि dW बराबर PdV, है ना। कहाँ से आता है, कैसे आता है, आगे सीखेंगे, अभी कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा बताते हैं। हमारे सारे बच्चे को याद होगा वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट सब की बात है, अभी वेक्टर पढ़े नहीं है, सामान्य भाषा में बोले वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब कैसे क्या निकालते हैं, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, तो आप देख लेंगे। अब ये फार्मूला कहाँ से लाते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ये आगे है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क एनर्जी पावर में, केमिस्ट्री में, सब जगह। लेकिन आपको सीखना है इंटीग्रेशन, सीखना है उसका क्या हमारा यूज़ होगा। तो अभी हम जैसे वर्क डन फॉर dV चेंज इन वॉल्यूम एट प्रेशर P इज गिवन एज, दिया हुआ है कि dW बराबर PdV, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन during change in volume from V1 to V2, we use PV बराबर nRT and T is constant। अभी से हम कुछ कुछ बोलना सिखा रहे हैं आपको, है ना। यह जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटीज है, वेरिएबल है। अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल P, V, T, P बोले तो प्रेशर, V बोले तो वॉल्यूम, T बोले तो टेम्परेचर, है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा बच्चों तो उस प्रोसेस को, वह थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर, अदर क्वांटिटी चेंज हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, उसको आइसोबारिक प्रोसेस। थोड़ा सा हम डेविएट हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन आपको अभी से बोलते आदत डालना है कि जहाँ पर वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, है ना। तो यह जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं जो T इज कांस्टेंट, T टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अभी केवल नाम में बता रहा हूँ, और सारे बच्चे को याद करने की क्षमता है ना। बचपन में सिखा दिया जाता है, कोई हिंदू धर्म से वाकिफ़ रखने वाले हैं तो राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, याद ही है ना। किसी धर्म में है तो किसी के बारे में, तो सब बेसिक बात याद करने की क्षमता आप में इतनी है कि आप जो लोअर क्लासेस में पढ़े सो अभी तक आपको दिमाग में, तो आप अभी से इस सब चीज़ को रिवाइज करते रहे कि फिजिक्स में जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स आएगा उसमें डिफरेंट प्रोसेस में सर ने सिखाया। एक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा उसको आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे, और भी दूसरा नाम सब सिखाएंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो। और जिसमें अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट हो जाएगा उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे, एडियाबैटिक। 4 नाम तो जरूर याद करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। केवल नाम याद करो भाई कि ऐसा प्रेशर है जिसमें इस तरह की बात। और आइडियल गैस इक्वेशन रटाए थे PV बराबर nRT, रियल गैस इक्वेशन रटाए वैन डर वाल्स इक्वेशन डायमेंशन में ही। तो वैसा फार्मूला लेकर ही आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, जिसका ज़रूरत आगे है, लेकिन हम लोग अभी से उसका यूज करने जा रहे हैं।
तो देख लो भाई, हम क्या एक प्रॉब्लम लिख दिए एक तरह से कि इस तरह से दिया हुआ है, ये स्टेप दिया हुआ है, तो कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, है ना। अगर इसी में एवरेज पावर निकालना रहता तो इस टोटल वर्क डन को जो निकालेंगे उसको टाइम से, टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एवरेज पावर निकल जाएगा। तो अभी हम लोग इस एक तरह से ऊपर वाला पार्ट्स की तरफ की बात करेंगे, एरिया वाली बात करेंगे। तो यहाँ देख लो, DW बराबर PdV, टोटल वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन PdV, इंटीग्रेशन PdV, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, PV डायग्राम गिव्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी जो सिंपल बात बता रहे थे, DW बराबर FDS फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप तो कंसेप्ट है कि DS छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वेरिएबल होगा तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन FDS क्या बोलोगे, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दिया रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन दिया रहेगा तो DW बराबर PdV, और टोटल वर्क डन निकालने का तरीका एरिया ऑफ PV डायग्राम, एरिया ऑफ PV डायग्राम, PV डायग्राम बोले तो प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम बनाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ खींचेंगे। तो इस तरह से बात को समझने का कोशिश करेंगे, बार बार बोलते जाना है, आदत डाल देना है कि एवरेज वैल्यू निकालने का वेरिएबल जब क्वांटिटी वेरी कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस से हम लोग उसका एवरेज वैल्यू या टोटल अमाउंट जो निकालना रहे तो इंटीग्रेशन प्रोसेस से निकालें। एक छोटा सा पॉइंट लिखे हैं और उस पर ले जा रहे हैं, है ना। छोटा कहने का है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में हम लोग को 11th में ही क्या है पढ़ना है। तो देखते चले हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसमें कैसे पुट करते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, इसी सवाल में एक प्रॉब्लम ही समझ लीजिए और इसका सॉल्यूशन हम एक तरह से देने जा रहे हैं। क्या DW बराबर PdV, इतना देखो, PV बराबर nRT, n किसके लिए लिखाए हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, पहले से बता रखे हैं फर्स्ट चैप्टर में, है ना, मेजरमेंट वाले में। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और PV, तो यहाँ T भी कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है, तो PV बराबर कांस्टेंट, है ना। डायमेंशन में सिखाया NU बराबर कांस्टेंट, इकाई बढ़ेगी न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा वाला बात है ना। अब प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, ये सब आगे चल के बॉयल्स लॉ के रूप में जाना जाएगा। लेकिन अभी जो हम थोड़ा सा बता रहे हैं, ग्राफ भी बता जा रहे हैं और साथ साथ क्या करने जा रहे हैं कि उसका कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन से, सो दिखाने जा रहे हैं। इस तरह की बात कर रहे हैं, प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। T बराबर क्या चीज़, कांस्टेंट, यह पॉइंट्स हो गया, पहला V1 से V2 तक, तो यह V का वैल्यू V1 और V का वैल्यू क्या चीज़ V2। एक छोटा सा पॉइंट ले लेंगे, यह पॉइंट है V वॉल्यूम और यह V प्लस DV, तो ये छोटा सा डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये गैप DV को, और यह प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर P ले लिए हैं और वॉल्यूम V ले लिए हैं। तो ये छोटा एरिया क्या देगा, DW बराबर यह क्या होगा, अगर पॉइंट लिख दे ABCD तो यह एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ के जगह यह ऊपर वाला ये तो प्रेशर और ये DV, ये छोटा सा चीज, तो ये छोटा सेगमेंट का एरिया क्या देगा PdV, तो DW बराबर PdV जान रहे। तो हेयर ग्राफ से क्या सीखे, DW बराबर PdV, थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया, है ना, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बात को उठा के ला दिया। थोड़ा लगेगा माथे में कि कुछ सर क्या बता, कुछ नहीं बताना है हमको, इस छोटा सेगमेंट का एरिया निकाल दिए हैं। इस तरह का ढेर सारा सेगमेंट होगा मेरा बच्चा, इसमें सब सेगमेंट का समेसन अलग अलग कर, सबको अलग अलग निकाल के जोड़ना बड़ा टफ काम होगा। लेकिन इंटीग्रेशन का एडवांटेज बताने जा रहे हैं कि एक छोटा सेगमेंट का निकाल कर और उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, है ना, एक लिमिट के तहत वॉल्यूम के टर्म में ले आएंगे सारा इक्वेशन, आप V1 से V2 तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सिग्मा नोटेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन,
इन दिस केस। इस तरह ये सब छोटा छोटा स्ट्रिप का एरिया निकाल कर सिग्मा नोटेशन करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान होगा। तो नया मैथमेटिक्स इसलिए सिखाया जा रहा है कि फिजिक्स आसान हो जाए। तो मेरा बच्चा यहाँ देखो DW बराबर PdV, और इसी को लिखोगे तो एरिया ABCD ऑफ किसका, PV डायग्राम बोलेंगे, ग्राफ न बोलकर यहाँ PV डायग्राम। टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा बच्चा। पहले तो हम लोग क्या जानते हैं, एज तुम्हारा दिया हुआ रिलेशन PV बराबर nRT, इसलिए P बराबर क्या होगा, P को किसके टर्म में ले जाना है, V के टर्म। तो P बराबर nRT बाई V। अब इसमें पुट कर दें हम लोग DW में, है ना। देखो भाई थोड़ा सा पहले इसको समझ लो। ग्राफ हम सीधे खींच कर दिखा दिए हैं। PV बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर इधर से इधर ले जाएं तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो ये सिंपल बात है। और ऐसा प्रोसेस, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वैसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो बार बार हर लेक्चर के पहले तुम क्या करना कि सर ने कुछ सिखा दिया था आगे का चीज़ कि डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, वह प्रोसेस अब जब पढ़ेंगे डिटेल में तब बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ याद रखना है कि जिस प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, वैसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, है ना। तो देखो कैसे क्या बताने जा रहे हैं। है ना, P के जगह nRT बाई V इंटू DV तो था ही, तो बाई V, DV बाई V लिख देंगे। यह एरिया किसके बराबर है, एरिया ABCD ऑफ PV डायग्राम। रहने दीजिए, इक्वेशन 1 कर दिया जाए। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग चेंज इन वॉल्यूम from V1 to V2 at constant temperature T is obtained by integrating equation 1 between this limit। सिर्फ लिख दे is given as, क्या होगा बच्चा, टोटल वर्क डन। तो DW का इंटीग्रेशन W सिखाया गया है, DT का इंटीग्रेशन T सिखाया है, DS का इंटीग्रेशन S, D थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। टोटल वर्क डन को W लिखें तो W बराबर nRT बाहर आएगा, कांस्टेंट है सब, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो क्या होगा dV बाई V फ्रॉम V1 टू V2। फर्स्ट उदाहरण में हम dV बाई dV का इंटीग्रेशन आ गया लॉग वाला, dx बाई x का इंटीग्रेशन लॉग x सिखाए थे। कितना होगा nRT लॉग V V1 से V2, nRT लॉग अपर लिमिट V2 माइनस लॉग E V1। अब लॉग A माइनस लॉग B बराबर लॉग A बाई B सिखाए थे, तो nRT लॉग E V2 बाई V1 होगा, है ना। एक रिलेशन आगे आएगा, इसको 2.3026 nRT लॉग, जो लॉग आप सीखोगे वो 10 के बेस में ज़्यादा आएगा, है ना। जो टेबल सब दिया रहता है लॉगरिथमिक टेबल, अभी मैं बताया नहीं हूँ वो क्लियर बात, लेकिन इतना लॉग, नेचुरल लॉग को हम लोग सिंपल लॉग में 10 के बेस में ले जाएं तो इस तरह का कन्वर्शन होगा V2 बाई V1। और यह किसके बराबर होगा, टोटल एरिया ABCD ऑफ PV डायग्राम। थोड़ा सा यह पॉइंट A, यह पॉइंट B, और यह C और यह D। टोटल एरिया क्या होगा, दिस मच। इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, तो वही एरिया ABCD ऑफ PV डायग्राम। ये पहले वाला पार्ट्स है, ये हम लोग किए हैं। ये इतना निकल गया टोटल वर्क डन। ये पूरा कम एरिया इस तरह का जो होगा वह टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को देगा। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस से एरिया ऑफ द कर्व भी निकालना सीख लिए हम लोग,
अब इसमें टाइम लगता कुछ सर्टेन टाइम, तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर निकल जाएगा। तो जहाँ भी हो जैसे भी है इस तरह का चीज़ सीखना है। इंटीग्रेशन की बात बोले तो एरिया की बात सिखा रहे हैं, और छोटा छोटा सवाल सबको बनाना है। हम लोग देखते हैं और भी हम दिखाते हैं आपको, लेकिन हम एक ऐसा सवाल बताने का कोशिश किए जो हमारे आगे फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ेगा, और है ना कंसेप्ट भी दे रहा है कि हम लोग प्रोसेस का नाम भी सीख रहे हैं। तो आगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चीज़ का है ये सब, लेकिन हमको सिखाना था ये छोटा सेगमेंट का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल के आधार पर, और इस का एरिया को हम लोग इसी तरह बहुत सारा स्ट्रिप से ये पूरा कर्व है बना हुआ, तो सब स्ट्रिप का अलग अलग एरिया निकाल कर समेसन करें तो टोटल वर्क डन टोटल एरिया निकल जाएगा। ये इस सवाल में टोटल एरिया वर्क डन के बराबर है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो उसी को इजी बनाने के लिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लाया गया बच्चों। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से पहले छोटे सेगमेंट का एरिया निकाल लिए और उसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट के तहत, तो क्या हो जाएगा, हम पूरा एरिया निकाल देंगे बाउंडेड बाई द कर्व। तो हम लोग एरिया बाउंडेड बाई द कर्व समझ गए, एवरेज वैल्यू निकालना सीखेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं अभी एक और टिपिकल सवाल जो 12 का होगा, करंट चैप्टर का होगा, लेकिन अभी थोड़ी सी बात कर लें एवरेज वैल्यू निकालना किसी करंट का, है ना। वैसा करंट एवरेज वैल्यू किसका हम लोग जनरली बात करेंगे, जो टाइम के साथ पोजीशन के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग एक सवाल और मैं बताने जा रहा हूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है और आगे के चैप्टरों का तरीका है। तो पहले एरिया टोटल इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए, उसको टाइम इंटरवल के से डिवाइड करिए। टाइम का फंक्शन है तो पोजीशन का फंक्शन है तो पोजीशन से डिवाइड कर दे, डिस्प्लेस है ना, x2 - x1, y का फंक्शन है तो y2 - y1, इस तरह से करना। ध्यान देना है, थोड़ा सा सीखना है सिर्फ। अब छोटा छोटा बेसिक फार्मूला सब का एकदम एक चार्ट बनाते रहिए। आप पढ़े होगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उसमें फोर्स बराबर dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप जहाँ जहाँ रेट की बात होगी तो क्या होगा, इस तरह p मोमेंटम है और टाइम, तो dp बराबर क्या हो गया, f/dt। अब इधर इंटीग्रेट कर दें इसको pi से pf तक, यह pf - pi चेंज इन मोमेंटम, जिसको आगे चल के इम्पल्स पढ़ाएंगे। एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स। इंटीग्रेशन बोले तो एरिया फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, यह एक पॉइंट हो गया। यह न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। या ये इसको pf - pi इम्पल्स बोलते हैं। और यह जितना टाइम के लिए 0 से t, तो t1 से t2 जो भी लिमिट होगा, तो ये इस तरह की बात है। अभी जस्ट पावर बराबर क्या सिखाए, dw/dt, तो dw बराबर pdt बोल सकते हैं। टोटल वर्क डन बराबर इतना कर सकते हो, और एवरेज पावर निकालना रहेगा तो टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, तो यहाँ टाइम से डिवाइड करना होगा, टाइम इंटरवल से। इस तरह का रिजल्ट सब जानते हो। करंट का फॉर्मूला जानते हो मेरा बच्चा, सबको बढ़िया से लिखते रहो, बार बार बोलते रहो। यही फिजिक्स है हम लोग का 11th है ना, आगे 12 में यही काम देगा हम लोग को। तो फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, और मोमेंटम बराबर मास गुने वेलोसिटी, ये सब तो रटेबे करते हैं, रटले हैं, सब बच्चा समझ ले हैं। लेकिन कंसेप्ट आप बनाना पड़ेगा, ग्राफ के आधार पर, कैलकुलस के आधार पर बात करनी। तो थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। जो 10th में आप पढ़े हैं, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I बराबर dq/dt, कैपिटल Q कर दे चार्ज को, और dt, तो dq बराबर क्या होगा, I/dt, है ना। तो एवरेज करंट कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, चाहे टाइम टेकन। मेरा बच्चा टोटल चार्ज निकालने का इंटीग्रेशन I/dt, और टोटल टाइम तो इंटीग्रेशन dt, मतलब सीधे क्या चीज़, टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में, तो यहाँ t2 - t1 लिखा जाएगा। 0 से t करेंगे तो t - 0 टाइम इंटरवल लेंगे। dt का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट तो T2 माइनस T। यहाँ हम लोग इसको भाषा को बदलते रहे तो यह करंट की बात चली गई, या एवरेज करंट निकालना सिखा रहे हैं। जब करंट किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा, तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। और चार्ज कैसे निकलेगा टोटल चार्ज बच्चों, तो एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ गिव्स टोटल चार्ज। तो एरिया का कंसेप्ट बना रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मदद की बात करने चले। बता रहा हूँ, लेकिन साथ साथ फिर डिफरेंशिएशन को भी साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो इफ मोमेंटम p of a particle at time t is given as p बराबर t स्क्वायर प्लस 2t kg मीटर सेकेंड इनवर्स। मोमेंटम फाइंड क्या, फोर्स एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड। फोर्स निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पर। प्रॉब्लम दे दिए, बदल दिए पाथ को, कैलकुलस है ना। और तुमको अभी जस्ट मैं फार्मूला दे रहा था, फोर्स बराबर dp/dt। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में क्या होगा, या डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज होगा, है ना। क्या होगा, एज फोर्स इज गिवन एज dp/dt एट टाइम t, इसलिए फोर्स बराबर क्या होगा d/dt। p के जगह t स्क्वायर प्लस 2t। मेरा बच्चा बताइए, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 2 बाहर, dt/dt 1, तो 2t kg मीटर पर सेकंड में, तो फोर्स न्यूटन में होगा। और तुम्हारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि एट t बराबर 2 सेकेंड, ये किसी भी टाइम पर t का वैल्यू बदलते रहो, फोर्स का वैल्यू वेरिएबल हो गया फोर्स, है ना। फोर्स और टाइम का ग्राफ खींच सकते हो। अभी जस्ट ग्राफ बताने है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा इसका ग्राफ, y बराबर mx प्लस c वाला बात हो जाएगा। तो इस तरह से देखते चलना है। अभी जस्ट क्या होगा, चला एट t बराबर कई सेकेंड, 2 सेकेंड, फोर्स बराबर इंस्टेंटेनियस फोर्स बोलेंगे, ये खास टाइम पर का फोर्स। तो यह कितना होगा, 2 × 2 प्लस 2 6 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ये तो ये हो गया, यह निकल गया इंस्टेंटेनियस फोर्स एट टाइम क्या चीज़ t। तो हमको जो सिखाना है वो एवरेज वैल्यू की बात करनी चाहिए हम लोग, है ना। तो प्रॉब्लम देखिए फिर, इफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे जब, करंट का डायरेक्ट करंट और अपने लोग के जो घर में सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई सब जो है ना, वो क्या है, AC है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो क्या है, इफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में AC एट टाइम t इज गिवन एज I बराबर I0 साइन ओमेगा t, वेयर ओमेगा बराबर 2π/t। t टाइम पीरियड बताए थे, पूरा साइकिल का समय। यह साइन वाला है, साइन वाला का ग्राफ खींचोगे तो किस तरह का ग्राफ बताए थे, सेंटर से साइन, किनारे से कॉस वाला। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 सिखाए थे। वो जितना पीछे बोले हैं सारे फिजिक्स में हम लोग का छाया रहेगा, पूरे फिजिक्स में इस तरह का बात है। अगर इसकी ग्राफ की बात कर ले तो हम लोग तुरंत अभी जस्ट यहीं पर, यह I और यह t, इस तरह का साइनोसॉइडल ग्राफ होगा। यह I साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यह I0 को रिप्रेजेंट करेगा, या माइनस I0 को रिप्रेजेंट करेगा, या 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 साइन वाला ग्राफ। हमको इससे कोई मतलब नहीं अभी, लेकिन आ रहा है तो हम लोग एक्सप्रेस कर लिए। हम फिजिक्स सीखने चले हैं, आगे की बात सीखने चले। तो क्या कहता है, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट between
टाइम t बराबर 0 तो t बराबर t/2, हाफ साइकिल में t/2। कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको कैपिटल T। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सीखा है सबका, इसका डायमेंशन T इनवर्स बताए हुए हैं, तो देख लो भाई। और यह I0 मैक्सिमम वैल्यू है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो I का मैक्सिमम वैल्यू I0, जिसको आगे की भाषा में मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोला जाएगा, पिक वैल्यू बोला जाएगा। तो करंट में तो पिक वैल्यू ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो पिक वैल्यू है, पिक मैक्स, है ना। 12 के सवाल से हमको मतलब नहीं है अभी तत्काल हमको इंटीग्रेशन से मतलब है, डिफरेंशिएशन से मतलब है। और क्यों पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्या यूटिलाइजेशन है, इसको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे सवालों के तहत, कि हम लोग के पूरे फिजिक्स में इसी तरह का फॉर्मूला सब मिलने वाला है आपको, इसी तरह का ग्राफ का इलस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ग्राफ तो एक थोड़ा सा लंबा चलेगा, मैं बताऊँगा अभी, है ना, लेकिन अभी तो मैं इंटीग्रेशन पर ही अटका हुआ हूँ, आगे मैं बढ़ाता हूँ तब पता चलेगा कुछ। अभी जो मैं बेसिक सिखाता तो साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक, वो बात सिखाता। इवेलुएट साइन ओमेगा टी dt, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt और 0 से t, लेकिन उसको हम लोग फिजिकल मतलब एक तरह से प्रॉब्लम में ले जा रहे हैं उसी चीज़ को, सब प्रॉब्लम कितना। तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन में क्या है, एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट मैं लिखना सिखाया, आई इस तरह से एवरेज लिखने का, आई इस तरह से, कितने देर तक के लिए, एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल बोले तो t बराबर 0 से t बराबर t/2, कैपिटल t/2। क्या होगा, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, तो टाइम क्या बोल रहे हैं हाफ साइकिल के लिए, t/2, टोटल टाइम। क्या लिखोगे टोटल चार्ज के लिए, इंटीग्रेशन I dt 0 से t/2 और बाई क्या चीज़ t/2, या तो dt का इंटीग्रेशन करते 0 से t तक, तब इस तरह लिखते, तो टाइम यहाँ 0 t/2 हो ही गया। यह एवरेज वैल्यू लिखने का तरीका बताया आपको। अब आई इंटीग्रेशन I dt करना है और t/2 से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। क्या होगा, इसी में कर दे, 0 से t/2 I0 साइन ओमेगा टी dt बाई t/2 I0। मैं बताया था किसी भी लेटर में क्या लगा रहे मेरा बच्चा, 0 1 2 लगा रहा, तो दिस आर कांस्टेंट, दिस आर कांस्टेंट। तो I0 यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। और साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से t/2, और टाइम में t/2 था तो 2 ऊपर गया तो 2I0/t। अब इसका वैल्यू पुट करना है, इस ओमेगा को भी हम लोग क्या कर लें, बाहर ले लें, तो क्या लिखाएगा 2I0 ओमेगा टी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे, तो माइनस कॉस अपर लिमिट कितना, ओमेगा टी के जगह t/2, और माइनस, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और t की जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री, इतना आया। अब तुमको लिखा हुआ है यहाँ पर आपके हिंट के लिए, अभी के स्तर में आपको हिंट दिया हुआ है कि ओमेगा बराबर 2π/t, तो ओमेगा t बराबर क्या होगा 2π, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2π, तो कितना हो जाएगा 2I0 ओमेगा t के जगह 2π, और इसका वैल्यू माइनस कॉस ओमेगा के जगह, ओमेगा t के जगह 2π, तो 2π/2 और प्लस कॉस 0 डिग्री बराबर 1, ये देख दिए 2 से 2 कट गया, या 2 से 2 कट गया। यहाँ भी क्या रिजल्ट आएगा मेरा बच्चा, I एवरेज बराबर इस केस में I0/π, और यहाँ पर क्या बच गया cos π माइनस cos π, तो -1 cos 180 -1 और +1 कितना हो जाएगा 2I0/π। तो I एवरेज वैल्यू
of alternating current for half cycle is given as 2I0/π। ये तो 12 में जब करंट पढ़ाएंगे तब इस तरह की बात सिखाएंगे, लेकिन एक प्रोसेस सीखे। इसी में अगर एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लेते यहाँ से अभी से कंसेप्ट बनाइए, इसका एरिया और इसका एरिया का वैल्यू क्या होगा, समान होगा, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में, तो टोटल एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में पूरे साइकिल के लिए हम लोग बात करेंगे, है ना, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू जो, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, जो साइन कॉस का फंक्शन होगा करंट, और हाफ साइकिल में क्या है, माइनस है, और करंट तो हर हमेशा क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ऐसा करंट जो टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है टाइम के साथ और डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर चेंज होता है, वैसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। 10th अभी जस्ट पढ़ के आए हैं करंट, है ना, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, 12 में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमको 11-12 में ही, हमको फिजिक्स में 11th-12 में जो ज़रूरत पड़ने वाला है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हर चैप्टर में। अभी जो हम सवाल बता रहे थे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सवाल बता रहे थे कि फोर्स निकालो, मोमेंटम दिया हुआ है टाइम के टर्म में, तो और इस तरह का यह करंट में, वो करंट और अभी फोर्स से मतलब नहीं, अभी हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से मतलब है। तो बच्चों एक तरह से कुछ नया चीज़ सब सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे क्या करोगे सो देख लो, है ना। तो इस तरह से पूरे साइकिल के लिए हम लोग छोटा छोटा रिजल्ट सबको बोलते रहेंगे। साइन थीटा डी थीटा 0 से 2π, यह 0 होगा। कॉस थीटा डी थीटा पूरे साइकिल के लिए 0 से 2π, यह 0 होगा। या पूरे साइकिल के लिए साइन कॉस का वैल्यू क्या होगा, करके देखेंगे इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, और सब जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब है वो सारा रिवाइज करना है। अभी तो थोड़ा लगेगा टफ, 11th जो अभी हमारे जस्ट 10th का जिसका रिजल्ट निकला है, या जो अभी परीक्षा दिए हुए हैं, है ना, इस लॉकडाउन में तो कोरोना में तो सब का रिजल्ट ही सब अभी तो बहुत दूर की बात हो गई है। CBSE सबका एग्जामिनेशन बाकी है, ICSE सब, लेकिन जो भी है इस तरह का चीज़ को सीखना बाबू, नया चीज़ सिखाया जा रहा है और बड़ा आसान होते जाएगा, है ना, जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बनेगा तो, है ना। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में देखें स्लोप, है ना, फोर्स बराबर, जैसे I बराबर क्या सिखाए तुमको, हम अभी जस्ट dq/dt बोले थे I की जगह, तो चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, करंट देगा। आप 10th 9th के नीचे पढ़ के आए हैं 10th में और 9th में, है ना, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिखाएंगे, ds/dt, 6 लाइन होगा भाई। यह क्या है, डिस्प्लेसमेंट और यह टाइम, यह v बराबर 0, यह v बराबर कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, 6 लाइन पर ds/dt इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन बराबर 0 हो जाएगा। जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन 0 होगा। यहाँ पर v बराबर कांस्टेंट एंड निगेटिव, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। v बराबर इनफाइनाइट। फिजिक्स की बात सीखो भाई, कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को नहीं प्राप्त कर सकता है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी किसी का नहीं हो सकता है ना। तो यह इम्पॉसिबल था 5वां लाइन। और इस लाइन को हम लोग बोलते थे स्लोप इज इंक्रीजिंग, यानी v2 ग्रेटर देन v1। जब वेलोसिटी बढ़ता है तो a बराबर पॉजिटिव बोलते हो, यहाँ v2 ये काइनेमेटिक्स का चीज़ होगा, v2 लेस देन v1, a बराबर निगेटिव, रिटार्डेशन का केस होगा। तो ये छोटा छोटा पॉइंट बोल रहे थे। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, तो v बराबर ds/dt। वो ds/dt क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कौन वेलोसिटी बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। फोर्स बराबर dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वह जो फोर्स होगा इंस्टेंटेनियस फोर्स होगा, किसी खास पार्टिकुलर टाइम पर का फोर्स होगा। तो बहुत सारा चीज़, इंस्टेंटेनियस पावर dw/dt, है ना। तो वर्क दिया रहेगा टाइम का फंक्शन, और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर देगा, है ना। तो 10th के नीचे बहुत कम ये सब सिखाया जाता है, लेकिन सीखा हुआ चीज़ है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम टेकन, ऐसा बोला जाता था। अब इंस्टेंटेनियस पावर एक नया वर्ड आया, आप नया वर्ड क्या पहले भी जाने होइएगा, P बराबर dw/dt,
तो इस तरह से कैलकुलस की भाषा को सीखना। मैं कोशिश किया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात किया। हमको अब सिखाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमको सिखाना है बच्चों ग्राफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ एक साथ मैं बोलूँगा। स्ट्रेट लाइन का सिंपल इक्वेशन सब पता है, y बराबर mx प्लस सी। m इज स्लोप कहलाएगा, c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बोला जाएगा, ax प्लस by प्लस सी मैं बताया था लीनियर इक्वेशन फर्स्ट वाला ऑर्डर वाला, वह स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो था सो हम कहे थे पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx वाला बात, इस तरह का चीज़ सब सीखना। तो हम अब तत्काल कैलकुलस को रोक रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को रोकना का मतलब क्या, वो तो कंटिन्यूसली अब चलते रहेगा, जब तक फिजिक्स से पढ़ेंगे तब तक वो होते रहेगा, चलते रहेगा फिजिक्स का, है ना। कि अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज वैल्यू निकालना, तो एवरेज लाइफ निकालेंगे, रेडियो एक्टिविटी सब पढ़ेंगे, तो सब में हम लोग इंटीग्रेशन ये सब की ही बात करेंगे। तो अभी रोके हैं तत्काल अभी, और इतना को रिवाइज कर ले तो कुछ और भी इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस तरह का चीज़ और सिखाएंगे, है ना। लेकिन अभी हम आपको ले चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, हम लोग सिंपल बात करें। अब एक लाइन पर या एक्सिस बोलते हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अभी 2 डायमेंशन की बात करें और जहाँ से कटेगा तो ओरिजिन बोलोगे, है ना। या कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो दिस विल बी क्या चीज़ x और दिस विल बी y। यह y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको अब सीसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। लाइन पर पार्टिकल होगा तो उसको लोकेट करने के लिए एक कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम थोड़ा थोड़ा जो समझा हुआ है 9th 10th में उसको लेके आगे बढ़ते चलते हैं, तो आगे सिखाएंगे और भी। या इतनी बात समझ गए, अब सीसा और ऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स को सीसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। या ओरिजिन है, ओरिजिन में कंसेप्ट बनाएं कि हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से ओरिजिन प्रेफर करेंगे। हम अभी अपने क्लासरूम में हैं, तो क्लासरूम के एक कॉर्नर को हम लोग क्या मान सकते हैं, ओरिजिन, है ना। अभी हम इस शहर में हैं और इस शहर के हम मेन चौक को हम लोग क्या मान लेंगे, ओरिजिन। और वहीं से हम लोग इस टाउन से क्या करेंगे, दूसरे टाउन का पोजीशन बता सकते हैं, कहीं कौन कहाँ है क्या है। तो जनरली एक लाइन वाला केस में तो हम लोग 1 डायमेंशन की बात करेंगे इसका, है ना। और जब प्लेन में कहीं पर कोई पार्टिकल है, पोजीशन निकालना है प्लेन में, तो वह 2 डायमेंशन का बात कहलाएगा। उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और इसी को आगे चल के जब लिखोगे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स या आर और या थीटा की बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चले जाते हैं, है ना। यह आर है तो एक्स बराबर क्या लिखाएगा बड़ा बच्चा, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ही बोल दोगे, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, है ना। इसका कोऑर्डिनेट आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलोगे, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ। एक बेसिक बात सब कोऑर्डिनेट वेक्टर आ रहा है, वेक्टर में इस सब को हम वेक्टर मेथड से साबित करके दिखाएंगे। तो ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकालें। और 3 डायमेंशन में होगा तो एक्स वाई जेड की बात होगी। किसकी बात होगी, एक्स वाई जेड। कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो इस एक्स एक्सिस वाले लाइन को हम लोग वाई बराबर 0 भी बोल सकते हैं। यह वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो यह थोड़ी सी बात सिखा दी। हम आपको सिर्फ बोलने जा रहे हैं, मान लीजिए हमने पहले भी क्वाड्रेंट की बात सिखाया, इसमें एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव, है ना। एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव सिखाया। इसमें जो कोऑर्डिनेट लेंगे, यह जो लोगे, यह एक्स, यह 1 2 3 4, फिर यहाँ यह 0 0 ले लिए, यहाँ 1 2 3 4। इसी तरह
यह -1 -2 -3 -4 कोऑर्डिनेट एक्सिस। लाइट में पढ़े होगे बच्चों, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन बोलते हैं उसको। इससे ऊपर वाला ओरिजिन से ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव है, तो वो चीज़ सब आप पढ़िए। या -1 -2 -3 और -4, अगर कोई कहे लोकेट करो, है ना, पॉइंट्स को लोकेट करो, जैसे 1 2 को लोकेट करो, 1 और 2, तो यह x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2, तो यह पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, 4 यहाँ, तो 3 और 4 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। यह 3 और 4 दोनों पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव हो गया। इसी तरह कोई बोले कि -2 और -5 को रिप्रेजेंट, -2 और 4 को रिप्रेजेंट करो, -2 और 4, तो दिस मच इसी के लाइन पर ऊपर बढ़ा दो, या -2 और 4, x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। कोई बोले -2 और -2 को दिखाओ, सॉरी -2 और +2 को दिखाओ, तो बस यहाँ ले आओ, या क्या होगा, x बराबर -2 और y बराबर +2, यह कोऑर्डिनेट्स पोजीशन लोकेट करना है। यहाँ का है -3 और -4 को दिखाओ, थर्ड कोऑर्डिनेट में बोथ आर निगेटिव, तो -3 ये वाला हो गया, 4 यहाँ वाला हो गया, तो इसी लाइन पर इसको आगे बढ़ा जाएंगे यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, -3 और 4, या कोऑर्डिनेट। तुमसे कहे कि अब 4 और -2 को दिखाओ, तो 4x + 4 और y -2, तो यह क्या हो गया, 4 और -2। वो आप जान रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सब पहले भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट में भी ले रहे थे, यहाँ भी ले रहे हैं। तो ये सिंपल बात कर दी है, कोऑर्डिनेट समझाए 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में x y z लिखा जाएगा, तो उस केस में r बराबर √x² + y² + z², सब का डायरेक्शन अलग अलग, x एक्सिस के साथ अलग, y के साथ अलग, z के साथ। और वेक्टर में हम लोग 3 डायमेंशन 3D की बात करना सीखेंगे, साबित करके दिखाएंगे इन सारे फार्मूला को। तो ये बेसिक बात सिखाए। अब है क्या, सिंपल बात करके चले, है ना। तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताने जा रहे हैं। तो हम बोले थे लीनियर इक्वेशंस वाला जो होगा ना, वह क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, जैसे ax + by वाला फॉर्म में बराबर +c बराबर 0, इस तरह का फॉर्म वाला इक्वेशन हो, x/a + y/b बराबर 1, इस तरह का फॉर्मेट वाला इक्वेशन हो, या y बराबर mx+, सबसे सिंपल है y बराबर mx + c। तो हम उस लाइन सब के इक्वेशन को देखकर और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखा देते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। m किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, है ना, dy/dx बोले थे। अभी की भाषा में y2 - y1 x2 - x1 वाला बात सिखाएंगे। c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बोलने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ को दिखाने जा रहे हैं बच्चों। अब जो दिखाने जा रहे हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन and its graph। सबसे सिंपल पहला y बराबर mx + c, m is the slope of line, m का फॉर्मूला tan थीटा बराबर y2 - y1 x2 - x1। कैलकुलस में बताए उसी को ∂x/∂y और ∂y/∂x और ∂x टेंड्स टू 0 में dy/dx, वो स्लोप 6 लाइन में पहले बना रखा हूँ कैलकुलस की सहायता से। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये देख लो, यह x एक्सिस, यह y एक्सिस, यह ओरिजिन है बच्चों, और इस तरह का यह y बराबर mx + c को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 2 पॉइंट ले लो भाई कहीं पर, यह x1 y1 और यह दूसरा पॉइंट q वाला x2 y2। इसका जो स्लोप होगा बच्चों tan थीटा, दिस मच y2 - y1,
यह तुम्हारा y1 था बच्चों, यह तुम्हारा पूरा जो था सो क्या था y2, है ना। तो यह y2 माइनस y1 इतना दूर वाला, यह यहाँ तक x1 था मेरा बच्चा, और यह तुम्हारा x2 है। तो दिस मच x2 माइनस x1, तो दिस इज आल्सो x2 माइनस x1। m बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यह स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इस ग्राफ में यह पॉइंट क्या है, c। अगर c 0 हो जाए तो लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो इस तरह के रिज़ल्ट सबको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना है मेरा बच्चा। इस तरह से y बराबर mx प्लस सी वाला पॉइंट अलग से निकाल सकते हो कि कोई इक्वेशन फॉर्म करके। तो स्ट्रेट लाइन का है, m स्लोप हो गया। अब m पॉजिटिव कब होगा, m निगेटिव कब होगा, थीटा एक्यूट हो गया तो tan थीटा एक्यूट वाला में क्या होगा, m क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा ऑप्टिस हो जाए, tan थीटा निगेटिव हो जाए तो वह क्या हो जाएगा। तो मैं अलग अलग केस इसका भी बता देता हूँ फिर से। y बराबर mx प्लस सी वाला पॉइंट भी आप क्या कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो, है ना। कुछ से कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। या कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, या तुम्हारा c है, या चला थीटा, ये भी क्या चीज़ थीटा, या तुम्हारा क्या होगा, या पूरी बहुत वैल्यू है y, ये वैल्यू क्या होगी y माइनस सी, और यह क्या होगा x, या x कोऑर्डिनेट तो यह x होगा। यहाँ से tan थीटा m बराबर tan थीटा बराबर y माइनस सी बाई एक्स मेरा बच्चा। तो y माइनस सी बराबर mx, तो y बराबर mx प्लस सी। कुछ नहीं, जैसे हो तैसे साबित करते रहिए। सब हम लोग क्या करने जाने हैं, वेक्टर में भी इस तरह का रिज़ल्ट को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। थोड़ा सीधा सीधा बनाओगे, समझने में लगे कि, है ना, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस है, ओरिजिन है, इस तरह की बात सब ध्यान देना है। यह भी थीटा होगा तो यह y बराबर mx प्लस सी की बात कर ली। अगर c 0 हो जाए तो लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ये पहला स्ट्रेट लाइन का बात सिखाए, पहला है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी और ग्राफ का बात भी सीख, कैलकुलस में अलग से सीखे थे और अभी इतना। अब आज के लेक्चर को तत्काल यही रोक रहे हैं। फिर अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगले लेक्चर में देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ग्राफ, है ना। ग्राफ स्ट्रेट लाइन का तो बेसिक हो गया, है ना। ग्राफ ऑफ सर्कल भी बताएंगे, मतलब सर्कल का इक्वेशन भी बताएंगे। फिर पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरह का इलिप्स, सब का ग्राफ का कम से कम इक्वेशन और ग्राफ आपको ऐसे याद होना चाहिए, ड्रॉ करने आना चाहिए। तो वो सारा चीज़ें अगला क्लास फिर इम्पॉर्टेंट होगा। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है हमको। अब अगला टॉपिक वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये सब सीख लेंगे तब हम लोग को आगे फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। तो बच्चों आराम से पिछले पढ़ाई सबको रिवाइज करेंगे। मैं बीच बीच में बोलते रहता हूँ, पीरियोडिक टेबल को याद कर लेना, ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला को याद करना, एनसीईआरटी में लास्ट में अपेंडिक्स सब दिया हुआ है, ऐसे ही पढ़ते रहो, है ना। फर्स्ट चैप्टर में बोला रीडिंग मारते रहना उसको अपने से भी, तो उससे नॉलेज आपका बढ़ेगा, है ना पूरा। तो घर पर रहकर पढ़ाई करते रहना है बच्चों, और बिना मतलब के कभी घर से बाहर निकलना ही नहीं है। अभी के दौर में कभी जब मौका आएगा तो हम लोग सब आदमी मिलते जुलते रहेंगे आराम से, फिर पुराने दिनों की तरह लाइफ स्टाइल चलेगा। लेकिन अभी समय लगेगा, उसमें लगता है। तो इसलिए घर पर रह के पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, है ना, और पढ़ाई करते रहेंगे। खूब खाइए पीजिए, खूब पढ़िए मेरे बच्चे, है ना।